लेकिन जब मैं इस कमरे में आई तो तुम गहरी नींद में थे। मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। मैं भी सुबह 5 बजे के बाद ही सोया था। शारिक ने कहा, रात भर हॉस्पिटल में खासा हंगामा था। पुलिस ने रहायशी क्वार्टरों की तलाशी भी ली थी। हाँ, मुझे रात को ही पता चल गया था कि पुलिस ने क्वार्टरों की भी तलाशी ली थी। मैं तुम्हें तफसील से सब कुछ बताऊंगी, लेकिन पहले नाश्ता तैयार कर लो। तुम्हें भूख लग रही होगी और मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया। रदिया ने कहा। अभी कौन आया था? शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। पड़ोसन का शोर। रविया ने मादी खेद अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरी पड़ोसन आरफा भी नर्स है और दिन की ड्यूटी कर रही है। उसका शोर रफीक अपने आप को गुलफाम समझता है और मेरे बारे में खुशफहमी में मुब्तला है। अभी इसलिए आया था कि मेरे पास बैठकर कुछ गपशप हो जाए, लेकिन मैंने उसे भगा दिया कि रात ड्यूटी करके आई हूँ, अब सोना चाहती हूँ। अजीब आदमी है, अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी औरतों के पीछे कुत्तों की तरह दुम मिलाता फिरता है। हाना जी उसकी बीबी हॉस्पिटल की सबसे खूबसूरत नर्स है। वाकई बहुत हसीन है, तुमसे भी ज्यादा। शारिक बोला। ओह, रदिया ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। कहीं तुम भी अपनी बीवी से, मेरा मतलब है अपनी दोस्त समीना से उकता तो नहीं गए? ओह, शारिक के मुंह से बेइख्तियार सांस निकला। तो तुम समीना के बारे में भी जानती हो? बहुत अच्छी तरह, रदिया ने जवाब दिया। वैसे भी अखबारात में तुम दोनों का नाम साथ साथ ही छपता है। बहरहाल बातें बाद में होंगी, पहले नाश्ता कर लो। तुम्हें मेडिसिन भी देनी है, मैं हॉस्पिटल से तुम्हारे लिए मेडिसिन ले आई हूँ। रविया कमरे से निकल गई। उसने दरवाजा भीड़ दिया। शारिक मसहरी पर लेटा रहा। रविया तकरीबन पौन घंटे बाद कमरे में आई। उसने हाथ में उठाई हुई ट्रे एक छोटी मेज पर रख दी और मेज को उठाकर मसहरी के करीब कर दिया और एक कुर्सी भी करीब कर ली। शारिक अपने आंख को खींचकर मसहरी की पूंछ से टेक लगाकर बैठ गया। उसने ट्रे की तरफ देखा। एक प्लेट में पराठे थे और 2 प्लेटों में फ्राई अंडे। 2 कपों में चाय भी थी। खुद खा लोगे या मैं अपने हाथ से खिलाऊं? रविया ने पूछा। मैं खुद ही खा लूंगा, लेकिन पहले कुली करना चाहता हूँ, शारिक बोला। रविया ने उठकर उसे कुली करवाई और एक प्लेट में पराठा रखकर उसके सामने रख दिया। साथ ही अंडे की प्लेट भी रख दी। वो दोनों नाश्ता करने लगे। हाँ, अब जरा तफसील से बताओ रात को हॉस्पिटल में क्या हुआ था? शारिक ने एक नवाला मुंह में रखते हुए कहा। मैं तुम्हारे बारे में परेशान था कि अगर पुलिस को शुबा हो गया तो तुम भी नहीं बचोगी। पुलिस को मुझ पर शुबा हो ही नहीं सकता, रदिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें यहाँ छोड़ने के बाद मैंने व्हील चेयर दूर किसी दूसरे ब्लॉक के पीछे छोड़ दी थी। फिर अपने वार्ड का चक्कर लगाती हुई ड्यूटी रूम चली गई। उसके बाद फिर अपने वार्ड में आई और बाहर निकलकर शोर मचा दिया कि मेरे वार्ड का एक मरीज गायब हो गया है। और ठीक उसी वक्त बीएसपी की निगरानी में एक पुलिस पार्टी तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गई। और जब उन्हें पता चला कि तुम गायब हो गए हो तो एक हंगामा उठ खड़ा हुआ। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर तफसील से सब कुछ बताने लगी। मैंने भी पुलिस के खिलाफ एक हंगामा खड़ा कर दिया था। रात को मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टरों के साथ मीटिंग में यह फैसला किया है कि वजीर सेहत और दीगर मुतलका महकमों को इस सूरत से आगाह किया जाए और पुलिस की इस रवैया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जाए। लेकिन अगर पुलिस को तुम पर शुबा हो जाता तो जानती हो क्या होता? शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। हाँ जानती हूँ, रज़िया ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इसकी परवाह कौन करता है? एक बात तो बताओ। शारिक उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला। तुमने अगर मुझे पहचान लिया था तो अपनी जान खतरे में डालकर मेरी मदद क्यों की? अगर मैं तुम्हारी मदद ना करती तो इस तुम पुलिस की हिरासत में होते, रज़िया ने जवाब दिया। वो तो मैं जानता हूँ और उसके लिए तुम्हारा एहसान मंद हूँ, शारिक ने जवाब दिया। लेकिन तुमने मुझे पहचाना कैसे, जबकि पुलिस वाले उस वक्त तक मुझे नहीं पहचान सके थे? अगर मैं उन 2 पुलिस वालों की जो तुम्हारे बारे में जानने के लिए 8 बजे के करीब आज से बातें ना सुन लेती तो मुझे तुम्हारी असलियत का पता ना चलता। रज़िया ने एक सेकंड की खामोशी के बाद बात जारी रखते हुए कहा। तुम्हें याद होगा कि मैं उन पुलिस वालों के साथ ही वार्ड से बाहर गई। वो दोनों राजदाराना लहजे में बातें कर रहे थे। एक ने कहा था कि तुम शारिक ही हो, लेकिन इस पते से तस्दीक कर लेनी चाहिए जो तुमने उन्हें बताया था। वार्ड में वापिस आकर मैंने तुम्हारे चेहरे को गौर से देखा। तुम्हारी तस्वीर अखबारों में छपती रही है। सरफरी तौर पर देखने से तुम्हें शनाख्त नहीं किया जा सकता, लेकिन गौर से देखने पर मैंने तुम्हें पहचान लिया और मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला कर लिया। लेकिन क्यों? शारिक ने सवारिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ अखबारों में पढ़ चुकी हूँ, रज़िया ने कहा। तुम तो शरीफ आदमी थे, शराफत की जिंदगी बसर करना चाहते थे, लेकिन इन पुलिस वालों ही ने तुम्हें मुजरिमाना रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर किया। मैं तुम्हें मुजरिम नहीं मजलूम समझती हूँ, इसलिए मैंने अपनी परवाह ना करते हुए तुम्हारी मदद करने का फैसला किया। लेकिन तुम हो कौन? अपने बारे में कुछ बताना पसंद करोगी? शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। कुछ देर पहले तुमने कहा था कि समीना को अच्छी तरह जानती हो। क्या वाकई उसे जानती हो या उसके बारे में सिर्फ अखबारों ही में पढ़ा है? मैंने उसके साथ पढ़ा है, रज़िया मुस्कुराते हुए बोली। क्या? शारिक चौंक गया। मैं समीना को जाती तौर पर जानती हूँ, रज़िया ने जवाब दिया। बेड़े वालद भी सरकारी मुलाजिम है और चुबरजी क्वार्टर में रहते हैं।
समीना के दर से हमारे करीबी ताल्लुकात हैं। हम इंटर तक एक ही क्लास में थी। फिर इंटर करने के बाद मैंने नर्सिंग में दाखिला ले लिया और समीना उसकी कॉलेज में पढ़ती रही। वो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है। उसने एमए करने के बाद लेक्चररशिप इख्तियार कर ली। वो नायब अच्छी और बहुत शरीफ लड़की थी। फिर जब वो फैसलाबाद में थी तो कुछ अरसे बाद उसके बारे में अजीब सी बातें सुनने में आई। मैंने बिल्कुल यकीन नहीं किया था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन बाद में जो हकीकत सामने आई उसे झुठलाना मुमकिन नहीं था। और फिर अखबारों में उसका और तुम्हारा नाम आने लगा। आम महफिलों में तुम दोनों के बारे में लोग कहानियों किसी अंदाज में बातें करने लगे। आम लोगों को तुमसे हमदर्दी थी, जबकि पुलिस और माजे गुज्जर जैसे लोगों करके तुम दोनों के नाम दहशत की अलामत बन गए थे। रात को जब मैंने तुम्हें देखा और पुलिस वालों की बातें सुनने के बाद तुम्हें शनाख्त किया तो मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था, चाहे मेरी जान चली जाए मगर मैं तुम्हें बचाऊंगी। लगता है तुम भी चोट खाई हुई हो, शारिक ने कहा। उसे सामने रखी हुई दोनों प्लेटें हटा दी और चाय का कप उठा लिया। एक चोट खाई हुई शख्स को ही मुझ जैसे शख्स से हमदर्दी हो सकती है। वही कहते हो तुम, रविया ने गहरा सांस लेते हुए कहा। ये माँ की चोट खाई हुई। अपने बारे में कुछ और बताना पसंद करोगी? शारिक ने कहा। क्यों नहीं, इस तरह दिल का बोझ हल्का हो जाएगा, रविया ने जवाब दिया। वो चंद लम्हों की खामोशी के बाद बात जारी रहते हुए कहने लगी। जब मैंने नर्सिंग में दाखिला लिया तो उस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी। मुझे इस हॉस्पिटल में काम करते हुए तकरीबन 7 साल हो चुके हैं। 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी। सुलेमान हमारा दूर का रिश्तेदार था और पुलिस में सब इंस्पेक्टर था। वो बहुत जालिम और जाबिर आदमी था, इंतहाई बद इखलाक और बदतमीज। वो जीरा सियालकोट के गांव का रहने वाला था, लेकिन लाहौर में वो अकेला ही था। उसने ग्रेजुएशन यहीं से किया था और यहीं पर पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के तौर पर भर्ती हुआ था। सर्विस के 1 साल बाद उसने एक बड़े मुजरिम को धोखे से गिरफ्तार किया था, जिस पर उसे तरक्की देकर सब इंस्पेक्टर बना दिया गया था। उसकी बद इखलाकी और बदतमीजी की वजह से उसके गांव के रिश्तेदारों ने उससे मिलना जुलना छोड़ दिया था। वो बहुत बड़ा राशि अफीसर था। सब इंस्पेक्टरी और दौलत के गुरूर में वो खुद भी अपने रिश्तेदारों से मिलना पसंद नहीं करता था। उसके माँ बाप मर चुके थे। एक बड़ा भाई था जिसकी गुर्बत की वजह से सुलेमान ने उसे बुला दिया था। सुलेमान ने रिश्वत की दौलत जमा करके घोड़ेचा रोड पर जमीन खरीद कर उस पर मकान बनवा लिया। दरअसल उसने 2-2 कनाल के 3 प्लाट खरीदे थे। दरमियान वाले प्लाट पर 2 मंजिला मकान बनवाया और बाकी 2 प्लाटों को लान में तब्दील कर दिया। एक रोज वो मेरे वालिद साहब से मिलने घर आया। उसने मुझे देख लिया और उसके चंद रोज बाद मेरे वालिद को मजबूर करने लगा कि शादी उसके साथ कर दी जाए। पुलिस की दोस्त देने के अलावा उसने वालिद को कुछ सब्ज बाग भी दिखाए और वादा किया कि शादी से पहले वो मकान मेरे नाम कर देगा। डैडी राजी हो गए। उसे मकान मेरे नाम ट्रांसफर कर दिया और उसके 4 रोज बाद शादी हो गई। मेरी शादी के बाद 1 साल तक वो जिंदा रहा और ये 1 साल मुझ पर क़यामत बनकर गुजरा। वो मुझे रोजाना मारता पीटता, मुझे मजबूर करता कि मैं नीम बुरियां लिबास पहनकर उसके दोस्तों को शराब पिलाऊं। वो आवारा औरतों को घर में लाता और अपने दोस्तों के साथ दादू ऐश देता और मुझे मजबूर करता कि मैं उनकी महफिलों में मौजूद रहूं और अपने हाथों से उसके दोस्तों को शराब पिलाती रहूं। मेरे वालिदैन इस सूरत-ए-हाल से बेहद परेशान थे। वो एक मर्तबा मुझे घर ले गए और सुलेमान से तलाक का मुतालबा कर दिया, लेकिन सुलेमान मुझे जबरदस्ती उठाकर अपने घर ले आया और मेरे वालिदैन को धमकी दी कि अगर उसके खिलाफ जबान खोली तो हम सबका हशर बुरा होगा। मेरी शादी को 1 साल हो चुका था। मैं खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती रही। फिर एक रोज मुझे ये इतला मिली कि सुलेमान डाकुओं के साथ मुकाबले में मारा गया है। शोहर की मौत पर मुझे सोग मनाना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत खुश थी। मुझे कोई दुख नहीं हुआ। मुझे उस दज्जाल से निजात मिल गई थी। मैं आजाद हो गई थी। रविया कुछ देर को खामोश हुई, फिर उसने अचानक ही अपनी कमीज उतार दी। ये देखो, मेरे जिस्म पर ये निशान देख रहे हो? वो बोली। ये सारे निशान सुलेमान के जुल्म और तशद्दुद की निशानियां हैं। वो रोजाना मुझे अपने दोस्तों और आवारा औरतों के सामने पीटा करता था। वाकई वो तो बहुत जालिम था, शारिक बोला। रविया ने कमीज पहन ली और बात जारी रखते हुए कहने लगी, सुलेमान की मौत के बाद मैं इतने बड़े मकान में अकेली नहीं रह सकती थी। मैंने वो मकान किराए पर दे दिया और अपने वालिदैन के घर आ गई, लेकिन वहां भी ज्यादा अरसा नहीं रह सकी। बहन भाइयों की जलनों की वजह से वहां मेरा जीना हराम हो गया। मैंने हॉस्पिटल में रिहाइश के लिए दरख्वास्त दे दी। मुझे नर्सों की हॉस्टल में एक कमरा देने की पेशकश हुई थी, लेकिन मैंने इनकार कर दी और अलग क्वार्टर की हिस्सों के लिए कोशिश करने लगी। मिलाकर ये क्वार्टर मुझे मिल गया। मैं यहाँ अकेली रह रही हूँ। कभी कभार मेरी बहन या वालदा थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाती हैं। वालिद या भाइयों में से कोई भी यहाँ नहीं आया। बड़ी अफसोसनाक है तुम्हारी दास्तान, शारिक ने गहरा सांस लेते हुए कहा। वो एक पुलिस वाला ही था जिसने मुझे बर्बाद किया था, लुधिया बोली। वो तो अच्छा ही हुआ कि 1 ही साल बाद वो जहन्नुम वासिल हो गया, वरना मैं अब तक अदाब झील रही होती। मेरे साथ जो कुछ भी किया एक ऐसे शख्स ने किया जो अपने आप को कानून का मुहाफिज कहलाता था, जिसकी ड्यूटी ये थी कि वो लोगों के जानो माल की हिफाजत करे, लेकिन वो जलाद बन गया, दूसरों के लिए भी और अपनी बीवी के लिए भी। इसलिए मुझे पुलिस के नाम से ही नफरत हो गई है। तुम्हें पुलिस से बचाकर मुझे जो तस्कीन मिली है उसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। शारिक खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा
रदिया काबिले एतमाद थी, इस पर भरोसा किया जा सकता था। इससे बड़ी बात और क्या थी कि उसने अपनी जान खतरे में डालकर इसे गिरफ्तार होने से बचाया था और अपने घर में पनाह दी थी। वो नाश्ता खत्म कर चुके रजिया ने बर्तन उठाकर किचन में अपना काम खत्म किया और ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई थैली में से कुछ अद्वियाम दिखाई। ये मेडिसन मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, वो शारे की तरफ देखते हुए बोली। ये बुरियां अभी खा लो, मुझे उम्मीद है कि अगर तुमने चंद रोज आराम किया तो ठीक हो जाओगे। तुम्हारे जैसी हमदर्द नर्स हो तो मरीज को ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, शारक ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे मेरा ख्याल है कि तुम सो जाओ क्योंकि शाम को तुम्हें फिर ड्यूटी पर जाना होगा। आज मेरा ऑफ है, रविया ने जवाब दिया। वैसे थोड़ी देर की नींद लेना ही बेहतर है, पहले तुम ये खा लो। रविया ने अपने हाथ से शारक को दवाई खिलाई और दरवाजा बंद करके कुर्सी का कुशन उठाकर दरी पर डाल दिया। मैं यहाँ सो रही हूँ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जवाब देना, और अगर कोई बाहर आ जाए तो तुम खामोश रहना। वैसे कोई आएगा नहीं क्योंकि तमाम पड़ोसी जानते हैं कि आजकल मैं नाइट ड्यूटी कर रही हूँ और दिन में सोती रहती हूँ। और अगर तुम्हारा वो पड़ोसी आ गया जो पहले आया था तो? शारिक ने मुस्कुराती हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। मैंने उसे डांट दिया था, अब वो नहीं आएगा। रविया ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया और दरी पर लेट गई। क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? शारिक बोला। बोलो क्या काम है? रविया फिर उठकर बैठ गई। कल सुबह घर से निकलते वक्त मैंने समीना से कहा था कि 2-3 घंटों में वापिस आ जाऊंगा। अब मुझे घर से निकले हुए तकरीबन 24 घंटे हो चुके हैं। समीना और माँ जी परेशान होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पता बताओ, मैं भी जाकर उन्हें बता देती हूँ। बहुत अरसा हुआ समीना से भी मुलाकात नहीं हुई। रविया बोली। अभी नहीं, शारिक बोला। तुम थोड़ी देर सो दो, शाम को चली जाना। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। रविया फिर लेट गई। थोड़ी देर बाद रविया सो चुकी थी। शारिक मचारी की पूछ से टेक लगाए नीम दराग उसकी तरफ देखता रहा। समीना वाकई ही परेशान थी। शारिक ने 2-3 घंटों में वापस आने को कहा था, लेकिन आज दूसरा दिन था और उसकी तरफ से कोई तरह नहीं मिली थी। उसे अंदेशा था कि शारिक कहीं हाजी के आदमी हो या पुलिस के हत्थे ना चढ़ गया हो। अंग्रेजी पुलिस की तरफ से अखबारों में उनके मरने की खबरें शाया हो चुकी थी, लेकिन वो इंस्पेक्टर उस्मान की रिपोर्ट से वाकिफ थी। उसने शारिक को बताया था कि पुलिस ने शारिक और समीना की मौत की खबर तो जारी कर दी थी, लेकिन पुलिस के आला अफसरान मुतमईन नहीं थे। उन दोनों के बारे में आला सतह पर खुफिया मीटिंग हो रही थी। सुबह 10 बजे समीना ने तफैल को भेज दिया कि शारिक के बारे में मालूम करके आए। तफैल 4 बजे के बाद वापिस आया। उसने जो इतला दी थी वो बड़ी सनसनीखेज थी। उसके कहने के मुताबिक कल सुबह 11 बजे के करीब एक हादसे में 2 आदमी हलाक हो गए थे और एक शरीर जख्मी था, जिसे हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। हलाक होने वालों में एक माजे गुजर का पुराना साथी दिलावर था, जबकि जख्मी होने वाला शख्स रात को पुलिस रार तौर पर हॉस्पिटल से फरार हो गया था। उसके बारे में मुख्तलिफ बातें सुनने में आई थी। बाद लोगों का कहना था कि वो कोई देहाती था जो पुलिस के खौफ से हॉस्पिटल से भाग गया था, और बाद लोग ये कह रहे थे कि वो शारिक था जो पुलिस को उच्चा देकर हॉस्पिटल से फरार हो गया। तफैल से ये इतला मिलने के बाद समीना ने इंस्पेक्टर उस्मान को फोन किया। इत्तफाक से कार उसी ने रिसीव की। मैं समीना बोल रही हूँ। समीना ने उसकी आवाज पहचानने के बाद कहा, शारिक कल से लापता है। अभी मुझे इतला मिली है कि वो एक हादसे में जख्मी होने के बाद हॉस्पिटल से फरार हो गया है। बता ये इतला बशकूक है। मैं सही सूरत जानना चाहती हूँ कि वो शारिक ही था या कोई और। ये इतला दुरुस्त है, इंस्पेक्टर उस्मान ने जवाब दिया। हॉस्पिटल से फरार होने वाला शारिक ही था। ओह, समीना के मुंह से बेइख्तियार निकला। क्या तुम इस सिलसिले में तफसील से कुछ बता सकती हो कि यह हादसा कैसे हुआ और कहाँ हुआ था? इस सिलसिले में मुझे भी आज सुबह ही मालूम हुआ, इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा। कल एक टैक्सी तेज बस से टकरा गई थी। उस हादसे में टैक्सी ड्राइवर और दिलावर मौके पर ही हलाक हो गए थे। दिलावर माजे गुजर का पुराना साथी है। शारिक के बारे में मुख्तलिफ बयानात हैं। हादसे के बाद चशनदीद गवाहों का बयान है कि उन्होंने शारिक को टैक्सी से छलांग लगाते हुए देखा, जबकि हॉस्पिटल में होश आने के बाद शारिक ने बयान दिया था कि वो सड़क पार कर रहा था और टैक्सी से बचने के लिए दौड़ रहा था कि एक मोटरसाइकिल से टकरा गया। शारिक का बयान लेने वाले पुलिस अफसर को उस पर शुबा हुआ था कि वो शारिक है, लेकिन कोई कार्रवाई करने से पहले वो उसके बारे में मजीद तस्दीक कर लेना चाहते थे। और तस्दीक करने के बाद जब पुलिस की एक पार्टी हॉस्पिटल पहुंची तो शारिक फरार हो चुका था। क्या शारिक जख्मी हुआ था? समीना ने पूछा। हाँ, इंस्पेक्टर उस्मान ने जवाब दिया। शारिक बाजू और चेहरे पर चोटें आने के अलावा उसकी पिंडली की हड्डी क्रैक हो गई थी और वो चलने के काबिल नहीं रहा था। समीना बोली, ऐसी सूरत में वो कहाँ जा सकता है? पुलिस वाले भी इस बात पर हैरान है, इंस्पेक्टर उस्मान बोला। पुलिस ने रात को हॉस्पिटल का मुआसरा किया और पूरे हॉस्पिटल की तलाशी ली गई थी। रिहायशी क्वार्टर को भी चेक किया गया था, उसका कोई सुराग नहीं मिला। आज सुबह पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि शारिक के कोई अपने साथी आए थे जो उसे फरार करा के ले गए और उसकी गिरफ्तारी के लिए मशकूक मुकामात पर छापे मार रही है। तुम भी उसे तलाश करो, समीना ने कहा। मैं रात 10 बजे दोबारा फोन करूंगी। उसने फोन बंद कर दिया। इस इतला के बाद समीना की परेशानी बढ़ गई। शारिक जख्मी था, उसकी टांग की हड्डी टूट गई थी और वो हॉस्पिटल से फरार हो गया था। फिर सवाल ये पैदा होता था कि वो किस तरह चल कर गया होगा। वो खुद से कहीं गया था या वाकई उसके साथ कोई साथी उसे फरार करा के ले गए थे।
लेकिन कौन हो सकते थे? आजकल इनके साथ कोई नहीं था। कबीर पुलिस के हाथों मारा गया था। जफरी और पप्पू को खुद उसने गोलियां मारकर हला किया था। तो फिर शारिक को हॉस्पिटल से ले जाने वाले कौन हो सकते थे? उस्मान ने बताया था कि चशमदीद बुआओं के बयान के मुताबिक शारिक ने जिस टैक्सी से चनांग लगाई थी वही टैक्सी एक तेज रफ्तार बस से टकरा गई